हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम बीकॉम फर्स्ट ईयर की मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पेपर करेंसी स्टैंडर्ड के मेरिट्स और डीमेरिट्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि भाई ये जो पेपर करेंसी है पूरी दुनिया में जो प्रिवेल कर रहा है एग्जिस्टिंग टाइम में, इसके क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं अगर हम इसे मोनोमेटलिज्म और बायोमेटलिज्म से कंपेयर करें। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि पेपर करेंसी स्टैंडर्ड होता क्या है। उसके पहले ऑलरेडी हमने मोनोमेटलिज्म और बायोमेटलिज्म हम कवर कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं पेपर करेंसी के मेरिट्स और डीमेरिट्स को। जो सबसे पहला मेरिट कहा गया है वो है स्टेबिलिटी इन द इंटरनल प्राइस लेवल। अब ये जो इंटरनल प्राइस लेवल है, ये किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइसेस को लंबे समय तक स्टेबलाइज करना। इन्होंने बोला कि इस सिस्टम में क्या होता है कि जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस मिनिस्ट्री हम कहते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये दो मॉनेटरी अथॉरिटीज है इंडिया की, ठीक है। इन्होंने आगे बोला है और द सेंट्रल बैंक, तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक इसलिए नाम नहीं है इसका क्योंकि 1911 में कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम मिल चुका था और 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ था। 1935 में ये बैंक ने काम करना शुरू किया था। क्योंकि ऑलरेडी एक नाम दिया जा चुका था एक कमर्शियल बैंक को, इसलिए ये नाम बचा नहीं था। प्लस इसका नाम रिजर्व बैंक इसलिए पड़ा क्योंकि कोई भी करेंसी को इश्यू करने से पहले ये पहले गोल्ड को रिजर्व रखते थे और आज ये फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखते हैं अपने पास, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो इन्होंने बोला कि स्टेबिलिटी इन द इंटरनल प्राइस लेवल में कि होता क्या है पेपर करेंसी स्टैंडर्ड वाले सिस्टम में कि जो मॉनेटरी अथॉरिटीज है जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, कैन एस्टैब्लिश स्टेबिलिटी इन द इंटरनल प्राइस लेवल बाय रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द ट्रेड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। इन्होंने बोला कि जो ट्रेड की रिक्वायरमेंट है, अब ट्रेड का मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है, परचेज या सेल होता है। जिस सेंस में बोल रहे हैं आप समझ लीजिए। तो ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए, जो भी हमारे देश के व्यापारी लोन ले लेते हैं बैंक से उसको रेगुलेट, क्योंकि भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बैंक से लोन लेते हैं भैया वो भी तो कुछ ना कुछ मनी की डिमांड कर रहे हैं ताकि वो अपनी फैक्ट्री सेटअप करें, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। तो इनकी डिमांड के हिसाब से सप्लाई की जाती है। तो इस बेसिस के ऊपर जो इंटरनल प्राइस लेवल होता है लंबे समय तक स्टेबल रखता है। तो ये सरकार जो है, जो मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं, वो डिमांड के हिसाब से सप्लाई करती हैं। अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, तो इंटरनल प्राइस लेवल स्टेबल नहीं रहेगा और ऐसे फ्लक्चुएट करना शुरू कर देगा। इन्होंने बोला एज अ रिजल्ट, एग्जाम्पल के तौर पे, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, द डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस। अगर ट्रेड और कॉमर्स का किसी देश में अगर आप डेवलपमेंट करने का सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, तो मनी की डिमांड जाहिर सी बातें बढ़ेगी और जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो मनी की सप्लाई बढ़ा देगा विदाउट द नेसेसिटी ऑफ इंक्रीजिंग द मेटालिक रिजर्व्स। इन्होंने जो लास्ट लाइन लिखी है ना कि विदाउट द इंक्रीजिंग ऑफ इट्स मेटालिक रिजर्व्स, इसका मतलब ये होता है कि मोनोमेटलिज्म में क्या होता था कि जो गोल्ड का आप रिजर्व रखते थे उसी के बेसिस के ऊपर, उसी वैल्यू का या उसी के प्रपोर्शनेट आप करेंसी इशू कर सकते थे। अभी ऐसा पेपर करेंसी में आपको कोई गोल्ड का रिजर्व मेंटेन नहीं करना है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप करेंसी नोट्स को प्रिंट करके आप इशू कर सकते हैं। तो ये फायदा है। क्या हुआ फायदा कि आप प्राइस को स्टेबल रख सकते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मनी सप्लाई कर सकते हैं, डिमांड के हिसाब से मनी सप्लाई आप कर सकते हैं बिना किसी गोल्ड को रिजर्व में रखे बिना, ठीक है। इससे डिमांड के हिसाब से जब सप्लाई होगी तो जो प्राइस लेवल है, इंटरनल प्राइस लेवल है, वो लंबे समय तक आप स्टेबलाइज कर सकते हैं। दूसरा कह रहे फ्रीडम इन मैनेजमेंट। फ्रीडम मतलब आजादी, ठीक है। इन्होंने बोला कि सिंस द करेंसी अंडर दिस स्टैंडर्ड इज नॉट लिंक्ड विद एनी मेटल, ठीक है, जो मॉनेटरी अथॉरिटी है इज फ्री टू मैनेज द मनी सप्लाई अकॉर्डिंग टू द ट्रेड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। तो इन्होंने बोला कि क्योंकि पेपर करेंसी स्टैंडर्ड में कोई भी मेटल को लिंक नहीं किया जाता, ना ही एज अ रिजर्व रखा जाता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक में एज अ रिजर्व रखा मेंटेन किया जाता है। तो क्योंकि पेपर करेंसी में एज सच कोई मेटल का लिंक नहीं है, ना कोई एज अ मेटल एज अ रिजर्व रखा गया है, तो जो मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं दे आर फ्री, उनको पूरी आजादी है, वो अपने हिसाब से मनी सप्लाई को मैनेज कर सकती हैं, देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मनी की सप्लाई बढ़ा सकती हैं। अब मान लीजिए जैसे किसी देश में वॉर हो गया, तो वॉर में क्या होता है कि पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब डिमांड ज्यादा, भाई आधी सैनिक तो गए हैं भाई लड़ाई लड़ने के लिए, उनको भी पैसा चाहिए, उन पे भी खर्चा होगा गोला बारूद खरीदने के लिए।
हमारे देश की प्रिंटेड करेंसी उनकी मदद में चल जाती है और बाकी देश को चलाने के लिए और जितना जरूरत पड़ता है वो करेंसी प्रिंट करके सर्कुलेट कर देते हैं ताकि देश को जब तक वॉर हो रहा है तब तक कोई दिक्कत ना है। तो ये आजादी है क्योंकि इसमें कोई आप मेटल को एज अ लिंक नहीं रख रहे हो ना बैकअप रख रहे हो। अगला मेरिट कहा है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है इज अ डिफ्लेशन प्रोन मॉनेटरी सिस्टम। जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो डिफ्लेशन मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होता था कि भाई समय समय पे डिफ्लेशन आ जाता था, ठीक है, जो चीज पेपर करेंसी में नहीं है। इन्होंने बोला कि गोल्ड स्टैंडर्ड में अंडर दिस स्टैंडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड इज अ डिफ्लेशन प्रोन मॉनेटरी सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता था कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते थे एक देश के आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड एंड कॉन्सिक्वेंटली अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड्स इन द कंट्री। तो इन्होंने बोला क्योंकि आपने गोल्ड को रिजर्व में रखा है उसका आप सही हिसाब से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, चीजों को आप रिजर्व में रखोगे सही हिसाब से यूटिलाइजेशन नहीं करोगे तो रिटर्न नहीं मिलेगा आपको उस हिसाब से। तो क्योंकि गोल्ड रिजर्व में नहीं था, आपने उसको सही जगह लगाया नहीं था, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं था उस हिसाब से, भाई वो काम नहीं कर रहा। एग्जाम्पल समझिए ना कि अगर आपने बैंक को पैसे को बैंक में दबा करके रखा है, उसे अगर आपने लोन नहीं दिया तो वो पैसा काम नहीं करेगा, आइडल पड़ा रहेगा। जब आप उसे एज अ लोन देंगे, लोग उसे एज अ लोन लेंगे, उसकी फैक्ट्री लगाएंगे, लोगों को नौकरी देंगे, तो अब पैसे का भी एम्प्लॉयमेंट हो गया प्लस देश का में लोगों का भी एम्प्लॉयमेंट हो गया। इस सेंस में समझिए इसको। इन्होंने आगे बोला पेपर करेंसी स्टैंडर्ड में क्या होता है, ईच कंट्री मैनेजेस इट्स मनी सप्लाई इन सच अ मैनर एज टू एंश्योर फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इट्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो हर एक देश, क्योंकि आजकल अब तो पूरी दुनिया में पेपर करेंसी स्टैंडर्ड प्रिवेल कर रहा है, तो पूरा देश पूरा दुनिया अपनी जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, हर देश की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो अपने हिसाब से मनी सप्लाई को मैनेज करती है ताकि पैसे का फुल एम्प्लॉयमेंट हो सके और प्रोडक्टिव वहां से आप पैसे जनरेट कर सको। इन्होंने आगे बोला कि जो गवर्नमेंट है इज फ्री टू डिटरमाइन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट पूरा आजादी देती है, आप अपने हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी आप बना सकते हो पेपर करेंसी स्टैंडर्ड में। दिस मॉनेटरी is looked upon as an indispensable instrument for accelerating the economic development of a country। तो इन्होंने बोला कि एक बहुत तगड़ा बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाना पेपर करेंसी स्टैंडर्ड के अंदर, क्योंकि अगर आपको किसी देश को डेवलप करना है तो आप पेपर करेंसी स्टैंडर्ड के अंदर आप बड़े आराम से मनी को प्रिंट करके इशू करके डेवलप करवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। अगला है इलास्टिसिटी इन मनी सप्लाई। इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिमांड के हिसाब से सप्लाई बढ़ाना या घटाना। इलास्टिक आप समझते ना, एक इलास्टिक होता है, दूसरा स्टिफ होता है या इनफ्लेक्सिबल या इन इलास्टिक जिसे हम कहते हैं। तो इन इलास्टिक वो चीज होती है जिसको ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। इलास्टिसिटी का इन मनी सप्लाई का मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने मनी सप्लाई बढ़ा दी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने मनी सप्लाई को कम कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने बोला पेपर करेंसी स्टैंडर्ड में आप बड़े आराम से इसको बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं सिंस द मॉनेटरी अथॉरिटी कैन एडजस्ट द मनी सप्लाई अकॉर्डिंग टू द ट्रेड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री, दिस सिस्टम possesses द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ इलास्टिसिटी इन मनी सप्लाई। तो ये जो सिस्टम है इसके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है मनी सप्लाई की इलास्टिसिटी की, ठीक है। द इलास्टिसिटी ऑफ दिस मैग्नीट्यूड इज नॉट टू बी फाउंड इन अदर मॉनेटरी स्टैंडर्ड। तो दूसरे मॉनेटरी स्टैंडर्ड में इतने बड़े लेवल पे इलास्टिसिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको कोई मेटल रिजर्व रखना है और मेटल बहुत लिमिटेड नेचर का होता है। आप जितना मर्जी उतना आप रिजर्व में नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो जाहिर सी बात है लिमिटेड नेचर का है। लेकिन पेपर करेंसी भाई जितना मर्जी उतना आप पेपर नोट आप छाप सकते हो और इशू कर सकते हो, ठीक है। चलिए, होपफुली इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरिट है, इन्होंने बोला मोर कंड्यूसिव टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इन्होंने बोला जो पेपर करेंसी स्टैंडर्ड है इज अ बेटर सूटेड टू अंडर डेवलप्ड नेशंस। ये पेपर करेंसी स्टैंडर्ड एक अंडर डेवलप नेशन के लिए या डेवलपिंग नेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। इन्होंने आगे बोला कि ड्रॉबैक कंट्री बिकॉज इट इनेबल्स इट टू डेवलप इट सेल्फ स्पीडली थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन एंड पब्लिक बोरोइंग। इन्होंने बोला कि डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग समझते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप खुद का ग्रोथ कर सकते हो, बजाय कि आप जनता से आप टैक्स वसूलो या जनता से आप उधार लो। अब ये डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है साधारण शब्दों में कि जब भी कोई देश का सेंट्रल बैंक जब नई करेंसी प्रिंट करता है तो कुछ ना कुछ बैकअप रखता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग में किसी चीज का बैकअप नहीं रखा जाता, जितना मर्जी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से नोट प्रिंट करके आप अपना डेवलपमेंट करा सकते हो। दिस इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। बिना बैकअप रखे कुछ भी प्रिंट करना। इंडिया के पास अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है, तो इंडिया के सामने एज सच कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी देश के साथ किसी देश का वॉर छिड़ जाता है तो आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या करते हो,
जंग के हथियार खरीदने में यूज कर लेते हो, तो वो आपका वहां खर्चा हो गया, लेकिन देश भी चलाना है। तो जब आपका बैकअप का पैसा कहीं और खर्च हो गया, तो बिना बैकअप रखे अगर कोई नोट आप प्रिंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। और ये डेफिसिट फाइनेंसिंग एक अंडर डेवलप नेशन के लिए या डेवलपिंग कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है, जहां पे किसी देश की सरकार को जनता से ना पब्लिक बोरोइंग करने की जरूरत है, ना टैक्स के पैसे के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत है। ठीक है, आखिरी मेरिट देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि मोर सूटेबल फॉर नेशनल इमरजेंसीज। तो पेपर करेंसी बहुत ज्यादा सूटेबल है अगर देश में नेशनल इमरजेंसी आ जाए। जो पेपर करेंसी स्टैंडर्ड है enables a country to meet national emergencies like war and other natural calamities in a better and more effective manner than any other metallic standard। किसी और metallic स्टैंडर्ड की तुलना में, चाहे वो मोनोमेटलिज्म हो या बायोमेटलिज्म हो या गोल्ड का रिजर्व आप रख रहे हो, गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व कोई भी, ठीक है, उसके मुकाबले पेपर करेंसी स्टैंडर्ड एक देश को नेशनल इमरजेंसी जैसे वॉर या नेचुरल कैलेमिटीज जैसे बाढ़ आ गया, जैसे कोई भी भूकंप आ गया, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी अगर आ गई, तो उससे उभारने में ये बहुत ज्यादा मददगार है कंपेरेटिव टू मेटालिक स्टैंडर्ड। इन्होंने बोला जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, was fought on the financial front in most of the countries of the world through over issues of paper करेंसीज। तो भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? 1939 में। कब खत्म हुआ था? 1945 अगस्त का महीना था, जब दो एटम बम हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया गया था। तो ये जो 5-6 साल जो लड़ाई लड़ी गई, वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि उस समय तक ज्यादातर देश पेपर स्टैंडर्ड, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर चुके थे, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना मर्जी उतना आप नोट डेफिसिट फाइनेंसिंग की बदौलत आप प्रिंट करके इशू कर रहे थे, अपना देश भी चला रहे थे और दुनिया से लड़ भी रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ 5 या 6 हम लोगों ने कुछ मेरिट्स समझा पेपर करेंसी स्टैंडर्ड का। आइए 2-4 हम डीमेरिट्स को भी समझ लें। जो प्रिंसिपल डीमेरिट्स हैं वो इस हिसाब से हैं। सबसे पहला है डेंजर ऑफ इन्फ्लेशन। भाई इन्फ्लेशन तो आप जानते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो भाई जब डिमांड से ज्यादा, डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा आपने कर दी, तो डिमांड से ज्यादा जब सप्लाई हो जाती है, तो पैसे की वैल्यू घट जाती है, फिर देश के अंदर इन्फ्लेशन आ जाता है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, लोगों की इनकम बढ़ जाती है, लेकिन उस मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए प्याज है, आज 20 रुपए किलो मिल रहा है, कल 120 रुपए किलो मिलेगा। मान लीजिए इन्फ्लेशन आ गया, 120 रुपए किलो हो गया, नॉर्मल सी बात है, आपने 100 रुपए या 80 रुपए किलो कभी ना कभी प्याज खरीदा होगा, नहीं तो कभी ना कभी खरीदेंगे आप। तो बढ़ गया, फिर घट गया, तो ये जो बढ़ गया रेट, ये इन्फ्लेशन है। हम जहां पे सिर्फ 20 रुपए देकर के वो प्याज खरीद पा रहे थे, आज हमें 80 रुपए देना पड़ जा रहा है। चीजों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। $1 जो है वो 80 रुपए के बराबर पहुंच गया है। डीजल, पेट्रोल, मोबिल ऑयल, इंजन ऑयल जिसे हम कहते हैं, एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी, हर एक चीज के रेट बढ़ गए, क्योंकि आपके रुपए की वैल्यू घट गई है। लेकिन यही अगर $1 70 रुपीज पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारे रुपए की वैल्यू स्ट्रांग हो जाएगी, तो ये जो बढ़े हुए प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा फॉल कर जाएंगे। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप है। इन्होंने बोला कि जो ग्रेटेस्ट डीमेरिट है या डिफेक्ट है इस स्टैंडर्ड का, वो ये है डेंजर ऑफ इन्फ्लेशन। और ये एक हिसाब से स्टैंडर्ड को जला देता है, और जला देता है, बर्न कर देता है, और ये इसके साथ इनबिल्ट आता है, अपने आप ही चला आता है। ठीक है, इन्होंने बोला द रीजन बीइंग दैट द करेंसी ऑफ द कंट्री इज नॉट लिंक्ड विद एनी मेटल। तो सबसे बड़ा इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि पेपर करेंसी किसी भी मेटल के साथ लिंक्ड नहीं है। अगर किसी मेटल के साथ लिंक्ड होता तो इन्फ्लेशन कभी आता ही नहीं। इन्होंने बोला हेंस इट इज इजियर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी अंडर दिस सिस्टम। इसीलिए बहुत आसानी होती है पेपर करेंसी स्टैंडर्ड में मनी की सप्लाई को बढ़ा देना। जो मॉनेटरी अथॉरिटी है कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ पेपर मनी विदाउट कीपिंग एडिशनल मेटालिक रिजर्व्स। तो जो मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं किसी देश के, वो बिना मेटालिक रिजर्व को रखे, एडिशनल मेटालिक रिजर्व्स को रखे, वो पेपर सप्लाई, जो पेपर मनी है उसकी सप्लाई वो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट आर ऑफ्टन tempted to meet their increased expenditure at time of war or in the midst of the slump by putting the printing press into motion. This often results in a state of inflation with serious consequences of the economy. फॉर द इकोनॉमी। तो इन्होंने बोला कि सरकार क्या करती है कि वो अपना प्रिंटिंग प्रेस बंद नहीं करती। अगर वॉर हो गया या कोई एक
फाइनेंशियल क्राइसिस की कोई सिचुएशन आ गई, जैसे आपने देखा पाकिस्तान में आने वाला है, नेपाल में ऑलरेडी आ चुका है, श्रीलंका जूझ रहा है बेचारा फाइनेंशियल क्राइसिस से, कहा जा रहा है इंडिया में भी बहुत जल्द फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। ठीक है, तो उस समय क्या करेगी सरकार? सरकार नोट को, जो प्रिंटिंग प्रेस है जहां नोट प्रिंट होता है उसको चालू रखेगी, नोट को प्रिंट कर करके इशू करेगी। ठीक है, उस सिचुएशन से उभारने के लिए सरकार ज्यादा नोट प्रिंट कर देगी, सिचुएशन से उभर जाएगी, लेकिन बहुत बुरा इन्फ्लेशन आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन टाइम टू कुछ समय के हिसाब से उसको भी डील कर लिया जाएगा, ज्यादा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। सरकार है, बहुत समझदार है, देश चलाना आता है इनको। आगे, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पढ़े लिखे समझदार लोग वहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है, एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरा भारत महान, महान लोग बैठे हैं, देश को अच्छे से चलाएंगे। आगे इन्होंने बोला इंस्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल प्राइसेस। तो भाई जब अपने देश के अंदर प्राइसेस इन्फ्लेशन में बढ़ घट जाते हैं तो प्रॉब्लम तो भाई इंटरनेशनल लेवल पे भी आती है। इन्होंने बोला देयर इज अ वायलेंट फ्लक्चुएशन इन इंटरनल प्राइसेस अंडर दिस सिस्टम। तो भाई पेपर करेंसी में क्या है कि वायलेंट फ्लक्चुएशन आता है इंटरनल प्राइस लेवल में। 1970 तक, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट करके रखा था। ठीक है, एक उनका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो फिक्स्ड वैल्यू में एक्सचेंज होता था, वो फ्लक्चुएट नहीं करता था। लेकिन अभी क्या है, $1 80 हो गया, 82 हो जाएगा, फिर 78 हो जाएगा, ये फ्लक्चुएशंस अभी है। 1970 या उससे पहले नहीं था, 1975 1970 के बाद ये फ्लक्चुएटिंग वाला हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, तो फ्लक्चुएशंस आता है। इन्होंने बोला कि जो पेपर करेंसी है ना, उसमें जो इंटरनल प्राइसेस है वो बहुत बुरी तरीके से फ्लक्चुएट करता है, सिंस द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पेपर करेंसी जीरो। इंट्रिंसिक वैल्यू पेपर करेंसी की तो जीरो है, इन फैक्ट नो लोअर लिमिट टू फॉल इन इट्स वैल्यू। तो भाई जब वैल्यू ही जीरो है तो जीरो से नीचे माइनस में थोड़ी ना जाएंगे। इन्होंने बोला दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो पेपर मनी है उसकी वैल्यू जीरो से नीचे तो फॉल कर नहीं सकती, लेकिन मेटालिक स्टैंडर्ड में क्या होता था कि जो मेटालिक कॉइन्स होते थे उनकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती थी, क्योंकि उनकी खुद की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। तो जब इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी तो प्राइस लंबे समय तक स्टेबल रहता था, फ्लक्चुएट नहीं करता था। इन्होंने आगे बोला था प्राइसेस कैन राइज टू एनी हाई अंडर पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। पेपर करेंसी स्टैंडर्ड में प्राइसेस किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, एक और मेरिट डीमेरिट देख लेते हैं, ये डीमेरिट है। ठीक है, इन्होंने बोला इंस्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। भाई एक्सचेंज रेट भी इनस्टेबल है, सिंस द करेंसी हैज नो लिंक विद एनी मेटल अंडर द पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, देयर आर वाइड फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट विद एडवर्स इफेक्ट ऑन कंट्रीज फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो क्योंकि ये किसी पेपर, जो पेपर करेंसी स्टैंडर्ड है ना, ये किसी मेटल से लिंक्ड नहीं है, तो जब लिंक नहीं है तो भाई एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है फॉरेन ट्रेड में, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंट बेसिस पे फ्लक्चुएशंस होते हैं। अगर किसी मेटल से लिंक होता तो नॉर्मली फ्लक्चुएशंस नहीं रहता इंटरनल प्राइस लेवल में, क्योंकि ये लिंक्ड नहीं है तो फ्लक्चुएशंस रहते हैं, जिससे फॉरेन ट्रेड पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। समझ रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी डज नॉट टेक प्लेस अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड में एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी नहीं होता था, क्योंकि उस सिस्टम में क्या होता था कि करेंसी ऑफ एवरी कंट्री जो था वो गोल्ड से लिंक्ड था। सिंस फ्रीक्वेंट चेंजेस डज नॉट टेक प्लेस इन द प्राइस ऑफ गोल्ड, जो एक्सचेंज रेट था उस समय एज सच लोग इन्वेस्टमेंट या फ्लक्चुएशन गलत कह रहा हूं मैं, अरे वो इन्वेस्टमेंट होता है ना, लोग स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज, सॉरी भूल जाते हैं कभी कभार, हाँ उम्र हो गई है, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे, गोल्ड को खरीद करके स्टोर करके बेचते नहीं है। वो तो अभी हो गया, क्योंकि गोल्ड को आपने बहुत सारे और भी पर्पसेस में लगा दिया, लेकिन पहले सिक्के होते थे और गोल्ड को एज अ रिजर्व रखा जाता था, तो वो ज्यादा स्टेबल होता था। इन्होंने बोला पेपर करेंसी स्टैंडर्ड में देयर आर वाइड एंड वायलेंट फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट ऑफ डिफरेंट करेंसीज। तो पेपर करेंसीज में वही $1 जो है 80 रुपया के बराबर पहुंच गया, और एक पाउंड जो है वो कितना 98 रुपीज के बराबर पहुंच गया, तो बहुत बुरी स्थिति है। ठीक है, तो ये पेपर करेंसी में ये दिक्कत हो सकती है। टू रिमूव दिस ड्रॉबैक ऑफ द पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव नाउ रिसॉर्टेड टू टेक्निक ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल इन एन इंक्रीजिंग मेजर। इन्होंने बोला कि ये जो ड्रॉबैक है पेपर करेंसी स्टैंडर्ड का, इसे दुनिया भर के देशों ने क्या किया, इसे ठीक करने के लिए एक्सचेंज कंट्रोल सिस्टम का एक तरीका अडॉप्ट किया है। ठीक है, और आखिरी डिमेरिट है एब्सेंस ऑफ ऑटोमेटिक वर्किंग। भाई गोल्ड के जब सिक्के चला करते थे तो गोल्ड एक लिमिटेड मेटल था, बहुत प्रेशियस मेटल था, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली काम करता था।
लेकिन क्योंकि ये पेपर से बना है और पेपर एक ऐसी वस्तु है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो आप अनलिमिटेड नोट, अनलिमिटेड वैल्यू का प्रिंट करके इशू कर सकते हैं, जिससे दुनिया में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। आपकी इकोनॉमी में तो पड़ेगा, बाकी जगह भी पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिक काम नहीं करता, इसे जबरदस्ती मॉनेटरी अथॉरिटीज सही तरीके से काम करवाती हैं। इन्होंने बोला लाइक द गोल्ड स्टैंडर्ड, जो पेपर करेंसी स्टैंडर्ड है, डज नॉट वर्क ऑटोमेटिकली। टू मेक इट वर्क गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो भाई एक पूरा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फेडरल बैंक, ये लोग, ये मॉनेटरी अथॉरिटीज इसे टाइम टू टाइम इंटरवीन करते हैं, दखल अंदाजी देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना घटाना अपने हिसाब से मैनेज करना, तभी ये सिस्टम तरीके से काम करता है। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। मुझे मालूम है वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ये बहुत क्वालिटी लेक्चर था, आपको पक्का कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।